हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो पहले इसमें कुछ जैसे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, आइए पहले इसको जानते हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, संवैधानिक उपबंध, निर्देशक तत्व का महत्व क्या है, विभिन्न विचारकों के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में विचार क्या है, संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण और जानेंगे इसमें। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किए गए संशोधन, संविधान के अनुभागों में उल्लेखित निर्देशक तत्वों को अवलोकन, मूल अधिकार निर्देशक तत्वों में टकराव, निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन और मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो आइए इसे जानते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो आइए इसको जानते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के पश्चात में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व के विचार है कि जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान कर जहां यह व्यवस्था की गई, प्रत्येक व्यक्ति का स्वर्गीन विकास उचित तरीके से व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो सके। वहीं राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर इस बात की भी व्यवस्था की गई कि राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है। संवैधानिक उपबंध यह क्या है, तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। संविधान सभा के सलाहकार BN राव द्वारा सलाह दी गई कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाना चाहिए। पहला वे वर्ग अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं एवं वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं। इसी आधार पर परिवर्तित अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया है और अपरिवर्तनीय अधिकारों जिसका तात्पर्य कुछ ऐसे नैतिक निर्देशों से था जो राज्य के अधिकारियों को नैतिक प्रेरणा दे सके और उन्हें भाग 4 के अंतर्गत निर्देशक तत्वों के रूप में सम्मिलित किया गया है। निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है, तो आइए इसको जानते हैं। निर्देशक तत्व का महत्व है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार अधिकांश योजनाएं इससे प्रेरित है। इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है। यह कभी न्यायपालिका के सम्मुख कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न हुई है। न्यायपालिका ने संविधान की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर संविधान को समझाने का प्रयास किया है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिकाओं के अंतर्गत जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या दी गई है और जीवन के अधिकार के आजीवक ही निर्देशक तत्वों में वर्णित है। विभिन्न विचारकों के राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संबंध में विचार। जैसे BR अम्बेडकर ने कहा है, नीति निर्देशक तत्व का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करने
करते हैं, जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है, निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों के प्रति में माध्यम है। BN राव ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है और संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद एक तरफ दिए गए हैं और दूसरी तरफ मूल विषय वस्तु। जैसे कि अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। 38 के 1 में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो सके। 38 के 2 में कहा गया है कि प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की समानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 29 के क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार राज्य को होगा। 29 के ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व बनाए रखना। 29 के ग में 39 के ग में उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना। 29 के घ में स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होगा। 39 के ड़ में कहा गया है, पुरुष और स्त्री कर्मकरों की व्यवस्था और शक्ति का तथा बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। आवश्यकता से विशेष होकर नागरिक को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। च में कहा गया है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधा दी जाए और बालकों तथा अल्प वय व्यक्तियों को शोषण के साथ नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया है। 39 के काम में कहा गया है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्तता शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां एवं पदाधिकार देना है। अनुच्छेद 41 में कहा गया है, कुछ दशाओं में विशेष जैसे बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, आवश्यकता आदि के दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं को तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध राज्य करेगा। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों को निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास किया जाएगा। 43 के क में कहा गया है, उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43 के ख में कहा गया है कि सरकारी समितियों का उन्नयन। इसे 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष के कम आयु के बच्चे को शिक्षा तथा उनकी देखभाल। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा यथा संबंधी हितों को अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 47 में लोगों को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था को सुधार को प्राथमिकता कर्तव्य मानना है।
तथा मंदक पेय और हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन और प्रतिषेध करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय, बछड़े और अन्य दुधारू वाहक पशुओं को नस्लों को परीक्षण और सुधार करना और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा का प्रयास करना। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थान, वस्तुओं को संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अभिवृद्धि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। वर्तमान में गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का व्यापक रूप से देखते हुए इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गांधीवादी तत्व और समाजवादी तत्व और उदारवादी तत्व। अनुच्छेद 40, 43, 43 के ख, 43, 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 यह सब गांधीवादी से तत्व से जुड़े हुए हैं, जबकि समाजवादी से अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 के क, अनुच्छेद 41, 42, 43, 43 के क और अनुच्छेद 47 इसमें शामिल है। और उदारवादी में अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 के क, 49, 50 और 51 शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किए गए संशोधन, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसमें अनुच्छेद 39 के क और 43 के क और 48 के क को शामिल किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तित किया गया है। अनुच्छेद 45 में उल्लेख है कि राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देख रेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि 6 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर ले उसे शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। यह इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 3 और 1 अप्रैल 2010 से इसे प्रतिस्थापित किया गया है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है। संविधान के अन्य भागों में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व, जैसे कि संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही निर्देश देते प्रतीत होते हैं, जो कि इस प्रकार है। जैसे अनुच्छेद 35 यह कहता है कि संघ और राज्य के कार्यों के संबंधित सेवाओं और अधीन पदों को नियुक्तियां में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां को दावों का प्रशासन की दस्ता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखना है। अनुच्छेद 350 के क में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त करेगा। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए जाएं। निर्देशक तत्वों की आलोचना, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में मूलभूत तो घोषित किया गया है, लेकिन इन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं करता है। नीति निर्देशक तत्व अक्सर विधायिका और न्यायपालिका के मध्य विवाद और संघर्ष का कारण बन जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व में
सम्मिलित कोई प्रावधान को आज भी लागू नहीं किया गया है, जैसे समान नागरिक संहिता। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है, जिनसे वह निर्देशित होते हैं लेकिन बाधित नहीं। मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में टकराव, जैसे कि संवैधानिक व्यवस्था में नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में कोई ऐसे बिंदु दृष्टिगोचर होते थे जिनको लेकर दोनों के मध्य टकराव बना रहता था, लेकिन आवश्यकता संशोधन कर इसकी गलत व्याख्या को संतुलित करने का प्रयास किया गया। टकराव के निम्न बिंदु रहे हैं, जैसे कि अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाए गए हैं, और वहीं दूसरी ओर नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय। अनुच्छेद 37 के अनुसार 1951 में चपकम दोराई राजनाम बनाम मद्रास राज्य केस में न्यायालय के मत का झुकाव भी मूल अधिकार की ओर हो रहा था। केरल शिक्षा विधेयक 1959 के बाद न्यायालय ने दोनों को महत्व बनाए रखने के लिए समानकारी निर्वाचन सिद्धांत को अपनाया। संसद ने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 31 के ग के अंतः स्थापित किया गया। 31 के ग में प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा यदि कोई विधि अनुच्छेद 39 के ख और 39 के ग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त हेतु बनाई गई है, तो यह विधि इस आधार पर शून्य नहीं मानी जाएगी। वह अनुच्छेद 14 और 19-31 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 31 के ग को वैध माना है, किंतु इसे न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे के अधीन घोषित किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम धारा 4 को, जो सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 का वरीयता प्रदान करती थी, को अवैध घोषित किया गया तथा निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार में संतुलन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। वर्तमान स्थिति। वर्तमान में नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में से मूल अधिकार का महत्व अधिक माना जाता है, किंतु न्यायालय इस बात का भी ध्यान रखती है कि नीति निर्देशक तत्वों को उपलब्धि के लिए राज्य उपयुक्त तरीके से मूल अधिकारों को सम्मिलित कर सकता है। अनुच्छेद 39 के ख और 39 के ग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों को अनुच्छेद 14, 19 पर वरीयता दी गई है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। संविधान लागू होने के बाद सरकार द्वारा 1950 में नीति निर्देशक तत्व को उल्लेखित आदर्शों को प्राप्ति हेतु अनेक योजनागत प्रयास किए गए हैं और यह प्रक्रिया आगे भी जारी है। अब तक कई नीति निर्देशक तत्वों को योजनाओं के आधार बनाया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व संबंधित योजनाएं निम्नलिखित है, जैसे अनुच्छेद 39 में संबंधित व्यवहारिक योजनाएं और कार्य। इसमें भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास, जमींदारी उन्मूलन, समान कार्य हेतु समान वेतन के आधार पर समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अनुच्छेद 40 में संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों में प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 41 में औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मनरेगा योजना, दिव्यांगों हेतु आरक्षण, वृद्धों हेतु पेंशन योजना, मृतत्व सुरक्षा योजना आदि का अनुपालन किया गया। अनुच्छेद 45 में इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु को बदलते हुए अनुच्छेद 21 के
क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया अर्थात मूल अधिकार के अंतर्गत लाया गया। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु शिक्षा संस्थाओं में लोक नियोजन आदि में छूट दिए गए। अनुच्छेद 48 में 48 के क में बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय वन नीति 1988 को जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 में राष्ट्रीय महत्व स्मारकों को संरक्षण हेतु पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं लाए गए। अनुच्छेद 51 में पंचशील समझौता गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि किया गया। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे कि मूल अधिकार में संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित है। वहीं नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है। मूल अधिकार में यह व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व में यह राज्य को सौंपे गए दायित्व है जिसके माध्यम से राज्य सुशासन व्यवस्था और लोक कल्याण सुनिश्चित कर सके। मूल अधिकार में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है और नीति निर्देशक तत्व में यह अपरिवर्तनीय है। मूल अधिकार में इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। राजनीति निर्देशक तत्व में इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। मूल अधिकारों का स्वरूप समान नकारात्मक है। नीति निर्देशक तत्व का स्वरूप सकारात्मक है। मूल अधिकारों को क्रियान्वयन होने पर अनेक युक्त सीमाएं हैं और इन पर कोई सीमाएं नहीं हैं। मूल अधिकार को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय। नीति निर्देशक तत्व को लागू करना नैतिकता पर आधारित है, वह इसे कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। मूल अधिकारों को निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 358 और 359 के आधार पर है। नीति निर्देशक तत्व जब तक लागू न किया जाए यह स्वतः निलंबित। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों को निहित नहीं है? तो इसमें निहित है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मद्य निषेध हेतु प्रयास करना, सरकार के कार्यों को मूल्यांकन हेतु आधार बिंदु प्रदान करना, जबकि राजतंत्र का प्रसार करना यह उल्लेख नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है। भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। आयरलैंड के संविधान इसे जापान से ग्रहण किया गया था। यह कथन गलत है। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में केवल नागरीय निकाय के प्रशासन की बात कही गई है। इनमें से सही केवल 2 है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का व्यवहारिक रूपांतरण नीति निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर कभी तक नहीं किया गया है? यह नहीं किया गया है अनुच्छेद 44 को। हाल ही में 3 तलाक मुद्दे को लेकर भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक प्रयोग की बातें जोर पर है? यह है अनुच्छेद 44। कुटीर उद्योग विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 43 के तहत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। ना तो एक सही है और ना ही 2।
निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? यह लागू है गोवा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में कुल 10 नीति निषेध तत्व हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निषेध तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 38 से 44 में संविधान संशोधन, इसे भाषा में परिवर्तन किया गया है। अनुच्छेद 86 मां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों को शिक्षा देखभाल का प्रावधान निहित है। तो केवल 1 और 4 सही है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निषेध तत्वों में जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था उद्योगों में प्रबंधन में कामगारों को सहभागिता। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के अनुच्छेद 14, 19, 31 को वरीयता दी गई है? यह दिया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो यह दोनों सही है। नीति निषेध तत्व सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। सूची 1 और सूची 2 को सुलिमित करें। जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता जो कि गोवा में लागू है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन करना है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन में संबंधित है? अनुच्छेद 51। संविधान के निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो यह करता है 1, 2, 3 यानी बच्चों पर, स्त्रियों पर और दलितों पर।